हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, प्रजनन चैप्टर का आज हम लोग पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं और आज के इस पार्ट 3 में हम लोग पुष्पी पादप में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पार्ट 2 में अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ा था, अलग अलग विधियों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि मुकुलन है, पुनर्जनन है, द्विखंडन है, बहुखंडन है, इन सब के बारे में पढ़ा था। कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ा था। तो वो सारे अलैंगिक प्रजनन के अलग अलग प्रकार थे, जिसमें एक ही जीव होते हैं जो अपने संतति को उत्पन्न करते हैं, एक ही जीव होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। लैंगिक जनन में जो है दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग लिंग वाले, नर और मादा कहलाते हैं। तो लैंगिक जनन जो है मनुष्यों में भी होता है और पादपों में भी होता है, वो सारे पादप जिनमें पुष्प आते हैं। तो आज के इस पार्ट 3 में हम लोग पुष्पी पादप में जो लैंगिक जनन होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये हमारा पार्ट 3 है और आज के इस वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पुष्पी पादपों में पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन कैसे होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग लैंगिक जनन में एक्चुअल में होता क्या सब है उसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बातें करेंगे कि लैंगिक जनन किसे कहेंगे, क्या अलग है लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन की तुलना में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पुष्पी पादपों में देखेंगे और पार्ट 4 में हम लोग मनुष्यों में देखेंगे लैंगिक जनन को। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। हम जनन की उस विधि से परिचित हैं जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो वेष्टि यानी कि दो अलग अलग जीव की भागीदारी होती है। ना तो केवल बैल, एक बैल, अकेला एक बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है और न ही एकल मुर्गी नए चूजे, एकल मुर्गी यानी कि एक मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। बैल की बात की गई है कि एक अकेला बैल जो है अपना बछड़ा पैदा नहीं कर सकता है और ना ही एक अकेली मुर्गी जो है चूजे उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे जीवों में नवीन संतति उत्पन्न करने हेतु नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। इस लैंगिक जनन की सार्थकता है ना, सार्थकता क्या है? क्या लैंगिक जनन की कुछ सीमाएं हैं जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि हम लोगों ने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा, तो अलैंगिक जनन जब चल ही रहा था तो लैंगिक जनन आने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या अलैंगिक जनन के अंदर कुछ कमी है? क्या नेचर में पहले अलैंगिक जनन आया, पहले अलैंगिक जनन आया, उसके बाद लैंगिक जनन आया? तो यही आपसे कहा जा रहा है कि लैंगिक जनन क्यों? जब अलैंगिक जनन था ही तो लैंगिक जनन क्यों? क्या अलैंगिक जनन में कुछ कमी थी? क्योंकि बैल में तो भाई अलैंगिक जनन नहीं होता है, इंसानों में नहीं होता है। एक अकेला इंसान, एक अकेला मर्द या फिर एक अकेली कोई औरत बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नर एवं मादा ये दोनों चाहिए होंगे। तो यहां पर आपको बताया गया है कि लैंगिक जनन प्रणाली क्यों। जब अलैंगिक जनन अस्तित्व में था तो लैंगिक जनन क्यों? एकल कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिकृति बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक है। हम लोग पढ़ चुके हैं, एक कोशिका से जब दो कोशिका का निर्माण होता है तो डीएनए का कॉपी होता है। एक कोशिका में मूल डीएनए रह जाता है और दूसरे वाले कोशिका में जो है कॉपी डीएनए चला जाता है जो कॉपी से बना है। और हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब डीएनए का कॉपी होता है तो साथ साथ में नई कोशिका बनने की तैयारी भी चल रही होती है, ताकि जो कॉपी वाला डीएनए होगा उसको भी कोशिका में रखा जाए, नहीं तो वो डीएनए जो है फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसीलिए दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीक पूर्णतः यथार्थ नहीं है, परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नता का स्रोत है। इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया हुआ है पार्ट 1 में कि डीएनए का जब कॉपी होता है तो एग्जैक्ट 100% कॉपी नहीं होता है, कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है और उस त्रुटि के कारण क्या आती है भाई? विभिन्नता आती है।
वो जो डीएनए के कॉपी में त्रुटि होता है, वही त्रुटि जो है विभिन्नता का क्या है, स्रोत है। जीव की प्रत्येक वेष्टि मतलब अलग अलग जीव है ना, अलग अलग जीव की प्रत्येक वेष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, परंतु स्पीशीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीशीज की अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। स्पीशीज की समष्टि का मतलब प्रजाति की जो जनसंख्या है, समष्टि का मतलब पॉपुलेशन होता है, और वेष्टि का मतलब अलग अलग लेवल पर हम एक एक जीव की बात करते हैं, वो वेष्टि है। पूरी जनसंख्या का मतलब हो गया समष्टि। तो मानव प्रजाति की समष्टि मतलब मानव प्रजाति जो है, अपने आप में जो मानव एक प्रजाति है, उसकी जो पूरी जनसंख्या है, तो उसे बोलेंगे मानव प्रजाति की समष्टि। और एक एक मानव की अगर हम बात करेंगे तो वो वेष्टि हो जाएगा। शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। समष्टि का मतलब जनसंख्या, पूरी जनसंख्या की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। स्पीशीज जैसे कि मानव प्रजाति, तो मानव प्रजाति की समष्टि यानी कि मानव प्रजाति की जो पूरी जनसंख्या है। और यहां हम वेष्टि की बात करेंगे मतलब एक एक मानव की बात कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है जीव की प्रत्येक वेष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती है। अगर हम अलग अलग जीव की बात करें तो सबको नहीं बचाया जा सकता है विभिन्नता से। अलग अलग जीव में विभिन्नता है तो सबको नहीं बचाया जा सकता है, यानी कि वो जो विभिन्नता है सबको संरक्षित नहीं कर पाएगा, नहीं बचा पाएगा। लेकिन अगर विभिन्नताएं रहेंगी जनसंख्या में, अगर जनसंख्या में विभिन्नताएं रहेंगी तो इससे क्या होगा कि उस प्रजाति का जो अस्तित्व है वो नेचर में बना रहेगा। भाई अगर विभिन्नताएं जनसंख्या में रहेंगी तो मान लीजिए किसी कारणवश आधी जनसंख्या खत्म हो जाती है, 60%, 70% खत्म हो जाती है, फिर भी 10%, 20%, 30% उनके बचने के चांस रहेंगे, उनके बचने के चांस रहेंगे। फिर उनके बच्चे पैदा होंगे, फिर उनकी जनसंख्या बढ़ेगी। अतः जीवों में जनन की कोई ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो सके। तो लैंगिक जनन क्यों, और लैंगिक जनन जब था तो लैंगिक जनन क्यों आया, क्या सीमा थी, यहां पूछा गया था ना कि भाई कोई कमी थी क्या। तो कमी यह है कि अलैंगिक जनन से जो बच्चे पैदा होते हैं, संतति उत्पन्न होते हैं, उनमें विभिन्नताएं जो है बहुत कम होती है, उनमें विभिन्नताएं बहुत कम होती है। और विभिन्नताएं जरूरी है विकास के लिए, इवोल्यूशन के लिए और प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। तो अलैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होते हैं वो लगभग अपने जनक के समान ही होते हैं, उनमें विभिन्नताएं बहुत कम होती है। तो ऐसे में तो जो प्रजाति है उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, राइट। इसीलिए लैंगिक जनन प्रणाली जो है आया कि लैंगिक जनन से जो है अधिक विभिन्नताएं आती है, अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जिससे प्रजाति का जो अस्तित्व है वो बना रहता है, वो बना रहता है। अब समझ में आ गया कि लैंगिक जनन क्यों, क्योंकि वेरिएशन इसमें जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। वेरिएशन ज्यादा होने के कारण जो है प्रजाति का जो अस्तित्व है वो बना रहता है। वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलते हैं अलैंगिक जनन की तुलना में, ठीक। यद्यपि डीएनए प्रतिकृति, डीएनए कॉपी की प्रणाली पूर्ण रूपेण यथार्थ नहीं है, वह इतनी परिशुद्ध अवश्य है जिसमें विभिन्नताएं अत्यंत धीमी गति से उत्पन्न होती है। कहा जा रहा है कि डीएनए का जो कॉपी होता है उसमें 100% कॉपी तो डीएनए का नहीं बनता है, लेकिन त्रुटि होती है, लेकिन त्रुटि उतनी ही होती है कि जो विभिन्नता है वो थोड़ी थोड़ी आती है, धीमी गति से आती। ऐसा नहीं है कि एकदम से चेंज हो गया, है ना, एकदम से चेंज हो गया। भाई ऐसा चेंज आया डीएनए के कॉपी में जो है इतनी अधिक त्रुटि हो गई कि बहुत सारे वेरिएशंस आ गए एक बार में, एक झटके में बोल सकते हो आप, ठीक है। एक ही बार में बहुत सारे वेरिएशंस आ गए, तो ऐसा नहीं होता है। कहा जा रहा है कि हम मानते हैं कि डीएनए का जो कॉपी होता है वो 100% कॉपी नहीं होता है ना, उनमें गलती होती है, लेकिन गलती भाई उतनी ही होती है, गलती भी उतनी ही होती है कि जो भिन्नता है वो अत्यंत धीमी गति से उत्पन्न होती है। यदि डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि कम परिशुद्ध होती तो बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती, परिणामतः कोशिका की मृत्यु हो जाती। कहा जा रहा है जो डीएनए का जो कॉपी हो रहा है ना, अगर मान लीजिए वो कम परिशुद्ध होती, वो जो पूरा प्रोसेस है कम परिशुद्ध होती, कम परिशुद्ध का मतलब हो गया कि लेस एक्यूरेट, है ना,
लेस एक्यूरेट, यानी एक्यूरेसी उनके अंदर जो है वो कम अगर होती डीएनए के कॉपी के क्रम में, तो ऐसे में डीएनए का जो कॉपी बनता वो कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रखता, यानी कि कोशिका में जो है वो डीएनए एडजस्ट नहीं कर पाता और पूरे कोशिका को चलाने का काम ही डीएनए करता है जो कि न्यूक्लियस में होता है। ऐसे में कोशिका जो है वो मर जाती है। कब? अगर डीएनए कॉपी का जो प्रोसेस है अगर उसमें एक्यूरेसी कम है तो, राइट। अतः परिवर्त उत्पन्न करने के क्रम को किस प्रकार गति दी जा सकती है? ठीक है, अतः परिवर्त उत्पन्न करने के प्रक्रम को, यानी कि वेरिएंट उत्पन्न करने के प्रक्रम को किस प्रकार गति दी जा सकती है? प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति में नई विभिन्नता के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित होती रहती है। प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति के प्रत्येक डीएनए यानी हर डीएनए के कॉपी में जो है नई विभिन्नता के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित होती रहती है। इसीलिए ये जो विभिन्नताएं हैं वो जो है वो जमा होती चली जाती है और फिर आप कंपेयर करेंगे आज और आज से लाख वर्ष बाद के इंसान में, तो आपको काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि विभिन्नताएं जो है वो जमा होती चली जाती है। जमा होती क्यों चली जाती है? क्योंकि जो हर बार जो नया डीएनए कॉपी से बनता है उसमें नया चेंज तो आता ही है, पहले की पीढ़ी से जो चेंजेज आ रहे हैं वो भी उसमें जमा है। जैसे आपके अंदर जो डीएनए है आपके पापा से आया, तो आपके पापा से जब डीएनए आपके अंदर आया तो आप उस डीएनए में कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन आपके पापा में जो डीएनए है वो तो आपके दादा से आया था, तो उस वाले डीएनए में जो है भी चेंज है। यानी आपके पापा में जो डीएनए है वो आपके दादा से जब डीएनए आया था उसमें जो वेरिएशन हुआ था वो भी है, और आपके अंदर जो आपके पापा से डीएनए आया उसमें नया वेरिएशन भी है, साथ में आपके दादाजी के साथ जो वेरिएशन आया था, दादाजी से जो वेरिएशन आया था आपके पापा में वो भी है, दोनों हैं। और आपके दादा में जो डीएनए आया आपके परदादा से आया, तो उस समय भी क्या है, कुछ वेरिएशन हुआ होगा, वो वेरिएशन जो है आपके दादा में ट्रांसफर हुआ और कुछ नया वेरिएशन आया, फिर वो सारा वेरिएशन जो है पहले का आपके पापा में वेरिएशन आया और फिर नया वेरिएशन आया, और जब आपके अंदर आया तो आपके परदादा आपके दादा में जो वेरिएशन आया था वो भी है, और साथ में जो आपके अंदर डीएनए आया उस समय जो वेरिएशन हुआ वो भी है। तो यही चीज आपसे कहा जा रहा है कि डीएनए का जब कॉपी होता है ना तो नया वेरिएशन तो आता ही है, साथ में पूर्व पीढ़ी से जो वेरिएशन जो होते आ रहे हैं वो सारे भी जो है उसमें शामिल होते हैं, वो सारे भी जो है उसमें स्टोर रहते हैं। तभी तो विभिन्नताएं जमा होती चली जाएगी, तभी तो विभिन्नताएं जो है वो जमा होती चली जाएगी। अतः समष्टि के दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं के पैटर्न भी काफी भिन्न होंगे क्योंकि यह सभी विभिन्नताएं जीवित वेष्टि में पाई जा रही है। ठीक, कहा जा रहा है कि जो वेरिएशन है, अतः समष्टि के जनसंख्या के दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं का पैटर्न भी काफी भिन्न होगा क्योंकि यह सभी विभिन्नताएं जीवित वेष्टि में पाई जा रही है। अतः यह सुनिश्चित ही है कि यह विभिन्नताएं हानिकारक नहीं। सीधी सी बात है, वेरिएशन हो रहे हैं उसके बावजूद भी जीव जीवित है, इसका मतलब जो ये विभिन्नताएं हैं वो हानिकारक नहीं है। दो अथवा अधिक एकल जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे। कहा जा रहा है कि दो अथवा अधिक एकल जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे, क्योंकि इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं, अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होगा। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। ठीक, लैंगिक जनन में दो जीव आते हैं, है ना, दो जीव आते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक मेल है और ये एक फीमेल है। ये जो बच्चा इनके जो बच्चा जो पैदा होंगे भाई, उनमें जो है उनमें जो इनका जो बच्चा होगा इसमें हम बोल सकते हैं ना, इस मेल का भी डीएनए होगा और इस फीमेल का भी डीएनए होगा भाई, आधा डीएनए मेल का आधा डीएनए फीमेल का। अब ये जो मेल का डीएनए आया इस बच्चे में कॉपी होकर के, इसमें नया चेंज तो आया ही, साथ में इस मेल का जो भाई इनके जो पूर्वज थे उनका भी डीएनए, उनके डीएनए का भी जो ट्रांसफर हुआ उसमें जो वेरिएशन आता गया वो भी इसमें स्टोर्ड है। नया वेरिएशन तो आया, साथ में पुराने वेरिएशन भी इसमें स्टोर्ड है। फीमेल का भी देखो, नया वेरिएशन तो आया बच्चे में, लेकिन इस फीमेल का जो भाई अपना जो पीछे की पीढ़ी है वहां से जो डीएनए ट्रांसफर होते हुए आया है और उसमें जो वेरिएशन है वो भी स्टोर्ड है।
तो इसके अंदर डीएनए आया, इसमें अपना वेरिएशन है, इसके पास अपना वेरिएशन है। फिर जब ये दोनों डीएनए इस बच्चे के अंदर आएंगे तो एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इससे क्या है कि ज्यादा वेरिएशन आएगा लैंगिक जनन में। दो अलग अलग जीव के डीएनए आ रहे हैं, दोनों के अंदर भाई अपने अपने वेरिएशन है ना, अपने अपने पीछे की पीढ़ियों से होते हुए वेरिएशन जो है डीएनए में स्टोर्ड है, वो बच्चे में आया और फिर इनका नया कॉम्बिनेशन बनेगा। तो फिर से क्या है कि वेरिएशन आएगा। तो यही चीज आपसे कहा जा रहा है, दो या अधिक एकल जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन से, है ना भाई, इनमें अलग विभिन्नता है, इनमें अलग विभिन्नता है, इनके संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे, है ना। जब ये दोनों फिर आपस में मिलेंगे तो फिर से नए वेरिएशन जो है देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं, अतः प्रत्येक संयोजन अपने में अनोखा है। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है, फादर साइड से डीएनए, मदर साइड से डीएनए। जैसे इंसानों में बात करते हैं तो 23 क्रोमोसोम माता से, 23 क्रोमोसोम पिता से। क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए है ना, डीएनए है। तो आधा डीएनए माता से, आधा डीएनए पिता से। परंतु इससे एक और समस्या पैदा हो सकती है। यदि संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा 2 गुनी होती जाएगी। कहा जा रहा है कि भाई माता से भी डीएनए आया, पिता से भी डीएनए आया। तो मान लीजिए कि यहां से एक्स डीएनए आया, यहां से एक्स डीएनए आया, तो बच्चे में कितना डीएनए हो गया, 2x डीएनए हो गया। कल को जब ये बच्चा अपना पैदा करेगा, ये बच्चा बड़ा होगा, एडल्ट होगा, फिर ये अपना बच्चा पैदा करेगा, ठीक। तो ये मान लो कि ये मान लीजिए कि मेल है, ये मान लीजिए कि फीमेल है, तो इसमें 2x, इस बच्चे की बात कर रहा हूं, मान लो ये बच्चा मेल था, ये बड़ा होगा, है ना। फिर इसके अंदर 2x डीएनए, इस जिसके साथ ये मेटिंग करेगा, है ना, संबंध बनाएगा, उससे जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर भी इसका ये जो बच्चा है, ये जो एडल्ट है, मेल है, भाई इसकी अपनी फीमेल पार्टनर होगी। ये दोनों मिलकर जब बच्चा पैदा करेंगे तो उस बच्चे के अंदर कितना डीएनए टोटल चला जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर अगले बारे में जाएगा, फिर ये जो बच्चा जो भी है, ये अपना बच्चा जब पैदा करेगा तो उसके अंदर डीएनए जो कितना है, 8x हो जाएगा। तो यही चीज आपसे कहा जा रहा है कि एक समस्या पैदा हो सकती है, यदि संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा 2 गुनी होती जाएगी, है ना। इसमें एक्स डीएनए था, ठीक, जनक में, लेकिन इन दोनों जनकों से जो बच्चा पैदा हुआ इसमें 2x हो जाएगा। फिर इससे जो बच्चा पैदा होगा अगले वाले पीढ़ी में 4x हो जाएगा। तो यही चीज आपसे कहा जा रहा है, ये चीज नहीं हो सकता है, ठीक। जैसे हम इंसान की बात करते हैं, मेल है ना, फीमेल है। मेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, भाई इंसानों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब मान लीजिए कि इससे बच्चा पैदा हुआ इन दोनों से, तो इसके अंदर कितना क्रोमोसोम्स चला जाएगा, 2 गुने में 46 हो जाएगा, इतना क्रोमोसोम चला जाएगा, ठीक। यानी कि 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक। अब देखो, ये जो संतति उत्पन्न हुआ, ये फिर आगे चल करके अपना बच्चा पैदा करेगा, तो इसके अंदर 92 क्रोमोसोम्स, जो इसका पार्टनर है उसके अंदर 92 क्रोमोसोम्स, फिर इनके जो बच्चे पैदा होंगे उसके अंदर कितना क्रोमोसोम्स हो जाएगा, 92 का डबल हो जाएगा। क्रोमोसोम अगर डबल हो रहा है मतलब डीएनए डबल हो रहा है। क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए है, तो क्रोमोसोम में बोल रहा हूं तो समझ जाना कि डीएनए, है ना। जितने क्रोमोसोम्स हैं उसमें कुछ अमाउंट में डीएनए है, क्रोमोसोम अगर डबल तो डीएनए अमाउंट डबल। यही चीज आपको लेकर कैसे चलना है, यही चीज होता भी है। तो इससे डीएनए द्वारा कोशिकीय संगठन पर नियंत्रण टूटने की अत्यधिक संभावना है। इस समस्या के समाधान के लिए हम कितने तरीके सोच सकते हैं, ये चीज जो है नहीं हो सकता है, ये चीज नहीं हो सकता है। इंसान, मानव जो प्रजाति है उसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है वो फिक्स होती है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है फिक्स होती है। यानी हर पीढ़ी में जो नया बच्चा पैदा होगा उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि मानव प्रजाति में जो है होती है। तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कुछ ऐसे हो सकता है कि हर बार जब नया संतति उत्पन्न होने को आए तो क्रोमोसोम की संख्या क्या हो, आधी हो जाए। मान लीजिए कि ये 23 हो जाता, ये 23 हो जाता, तो जो नया बच्चा पैदा होता उसमें फिर 46 हो जाता है। फिर ये बच्चा जब अगला बच्चा पैदा करेगा, अपना बच्चा पैदा करेगा, तो उस समय भी क्रोमोसोम की संख्या जो है वो आधी हो जानी चाहिए। तो फिर जब ये अगला बच्चा पैदा होगा तो उसमें 46 क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या जो है वो फिक्स रहेगी, निर्धारित रहेगी, निश्चित रहेगी।
हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता बढ़ती जाती है। सही बात है। जैसे जैसे जीव जटिल होता जाता है उसके अंदर अलग अलग ऊतक, अलग अलग अंग बनते चले जाते हैं अलग अलग कार्यों को करने के लिए। उपरोक्त समस्या का समाधान जीवों ने इस प्रकार खोजा कि जिसमें विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है जिनमें जीवों की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्र की संख्या आधी होती है तथा डीएनए की मात्रा आधी होती है। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे जीव जटिल होते चले जाते हैं उसमें जो अलग अलग ऊतक होते हैं वो अपना अलग अलग काम करते हैं। तो जनन के लिए भी खास तरह के ऊतक होते हैं जिनमें खास तरह की कोशिका का निर्माण होता है और वो खास तरह की कोशिका वही क्या है कि उनमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। अगर हम बाकी सारे कोशिकाओं से तुलना करें तो जो वो खास तरह की कोशिका है जो जनन का काम करती है उनमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है अर्थात डीएनए की मात्रा भी उसमें आधी होती है। आपके बॉडी के अंदर अगर आप एक मेल है तो आपके अंदर केवल शुक्राणु वो कोशिका है जो जनन का काम करने वाली है और केवल उस शुक्राणु के अंदर आपको गुणसूत्र की संख्या जो है वो आधी देखने को मिलेगी। बाकी जितने भी कोशिका है आपके बॉडी के अंदर सब में 46 गुणसूत्र होंगे केवल शुक्राणु को छोड़ करके। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके अंडाणु एग सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 23 होगी। बाकी जितनी भी कोशिका है पूरे के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 46 होगी। तो जनन में भाग लेने वाले कोशिका को हम लोग सेक्स सेल बोलते हैं। सेक्स सेल भी बोलते हैं, जर्म सेल भी बोलते हैं और हिंदी में जनन कोशिका बोलते हैं। तो अगर आप एक मेल हैं तो आपके अंदर स्पर्म है वो जनन कोशिका जिसमें 23 क्रोमोसोम है। अगर आप मान लीजिए कि एक फीमेल है तो आपके अंदर ओवम है ना, या फिर इसी को एग सेल बोलते हैं। इसके अंदर 23 क्रोमोसोम है। इसके अलावा स्पर्म के अलावा ओवम के अलावा जितनी भी कोशिका है बॉडी में उसे हम लोग कायिक कोशिका बोलते हैं, सोमैटिक सेल बोलते हैं, कायिक कोशिका बोलते हैं। ठीक है, कायिक कोशिका बोलते हैं, सोमैटिक सेल बोलते हैं जिनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो केवल शुक्राणु को छोड़ करके सारी कोशिकाओं में जो है वो 46 क्रोमोसोम्स है, उन्हें हम लोग सोमैटिक सेल बोलेंगे। ठीक, और अगर आप फीमेल है तो आपके बॉडी के अंदर एग सेल को छोड़ करके जितनी भी कोशिकाएं हैं उससे हम लोग कायिक कोशिका बोलेंगे। ये जनन में भाग नहीं लेते हैं, इनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इंसानों में क्या है कि शुक्राणु अंडाणु आते हैं, फ्यूज होते हैं, तो शुक्राणु में 23 क्रोमोसोम, अंडाणु में 23 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम हो जाएगा और उस फ्यूजन से क्या होगा, एक नया बच्चा पैदा होगा जिसके अंदर क्या होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। फिर ये बच्चा परिपक्व होगा, इसके अंदर फिर वैसा टिश्यू बनेगा, वैसा ऊतक बनेगा जो जनन के लिए जिम्मेवार होगा। ठीक, और उनमें जो कोशिकाएं होंगी उनमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे। यही चीज चलता है। यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कहा जा रहा है कि ये जो जनन कोशिकाएं होती हैं जिनमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है वो कैसे बनती है, वो बनती है अर्धसूत्री विभाजन से। अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका से 4 नई कोशिका बनती है। शुक्राणु बनाने वाली जो कोशिका होगी ना उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और उससे 4 नए शुक्राणुओं का निर्माण होगा। ये जो एग सेल है बनाने वाली कोशिका होगी, है ना, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और उससे 4 नए एग बनेंगे। अर्धसूत्री विभाजन से याद रखिएगा, ये सारी जो कोशिकाएं होती हैं इसमें कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसमें केवल और केवल समसूत्री विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्र की संख्या जो है आधी नहीं होती है। अर्धसूत्री विभाजन में देखो गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी, अर्धसूत्री आधा, गुणसूत्र की संख्या आधी, तो डीएनए का अमाउंट भी आधा हो जाएगा। ठीक, अतः 2 भिन्न जीवों की यह युग्मक कोशिकाएं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैमीट भी बोल सकते हैं, है ना। स्पर्म को, ओवम को गैमीट बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। युग्मक मैं बोल रहा हूं, क लास्ट में क है, ज नहीं है। लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज बनाती है। देखो ये युग्मक है, युग्मक मतलब ये जनन कोशिकाएं जिनमें गुणसूत्र संख्या आधी है, और ये युग्मनज है जब ये शुक्राणु और अंडाणु मिल करके नई कोशिका बनाएंगे तो उससे हम लोग युग्मनज बोलेंगे, इंग्लिश में जाइगोट बोलेंगे, और उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो संतति में गुणसूत्र की संख्या एवं डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। समझ में आया, गुणसूत्र की संख्या जो है वो वापस से
46 जो है अगर हम इंसान की बात करते हैं तो हो जाती है। और यही चीज़ जो है आप बाकी सारे जीवों में सोच सकते हो, उनमें जो भी क्रोमोसोम की संख्या होगी वो आधी हो जाएगी जो जनन कोशिका होगी उसमें। तो जो ये युग्मक होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, इनका निर्माण जो है अर्धसूत्री विभाजन से होता है, ये याद रखिएगा, जिनमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। यदि युग्मनज, युग्मनज क्या है? देखो ये स्पर्म है, ठीक, ये स्पर्म है, इसमें 23 क्रोमोसोम। ये अंडाणु है, इसमें 23 क्रोमोसोम। इनका जब फ्यूजन होगा, इनका जब फ्यूजन होगा, संलयन होगा, जिसे हम लोग निषेचन बोलते हैं, तो एक नए कोशिका का निर्माण होगा, एक नए कोशिका का निर्माण होगा जिसे हम लोग जाइगोट बोलेंगे, जिसे हम लोग जाइगोट बोलेंगे, हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो हो सकता है आप गलती से उसको युग्मनज पढ़ ले। युग्मनज में 46 क्रोमोसोम्स होंगे, स्पर्म वाला 23 और ये ओवम वाला 23, ठीक, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये तो युग्मनज है, ये युग्मनज है, ठीक, और ये दोनों क्या है? युग्मक है ना, युग्मक है, ठीक, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। अब एक कोशिका ये अपने आप में मात्र एक सेल है, ये एक सेल पूरे जीव का निर्माण करेंगे 9 महीने में, अगर हम इंसानों की बात करते हैं तो। इसके बाद केवल और केवल जो है समसूत्री विभाजन होगा, जाइगोट है, समसूत्री विभाजन होगा, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, और 9 महीने के बाद पूरा एक पूर्ण जो है बोल सकते हो कि बच्चे का निर्माण होगा, इंसान के बच्चे का निर्माण होगा। लेकिन ये जो शुक्राणु का निर्माण हुआ है, ये जो अंडाणु का निर्माण हुआ है, ये अर्धसूत्री विभाजन से हुआ है, मियोसिस से हुआ है। ये सब ध्यान में रखिएगा, यही सब एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो स्टूडेंट्स जो है वो गलत करके आते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं क्या पूछ दिया गया है। युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा नए जीव में विकसित होता है। मैंने यही आपसे कहा कि ये जो एक कोशिका है, इसमें बार बार समसूत्री विभाजन होगा, है ना। ये कोशिकाएं जो है डिवाइड होंगी, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये सब बन करके एक जीव जो है विकसित होगा। और 9 महीने के बाद, अगर हम इंसानों की बात करते हैं तो 9 महीने बाद वो बच्चा जो है जन्म लेता है पूर्ण विकसित होकर के, ठीक। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द्वारा जो है नए जीव विकसित होते हैं। इसमें ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए। कहा जा रहा है कि भाई ये जो कोशिका है, समसूत्री विभाजन जब इसमें होगा तो इसमें ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए। अतः अति सरल संरचना वाले जीव में प्रायः 2 जनन कोशिकाओं, जिसे हम लोग युग्मक बोलेंगे, कि आकृति एवं आकार में विशेष अंतर नहीं होता है, अथवा वे समाकृति भी हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि अगर जीव की संरचना सरल है, अति सरल संरचना वाले जीव जो है, जिनमें अलग अलग जनन कोशिकाएं होती है, मादा जनन कोशिका अलग, नर जनन कोशिका अलग, या फिर मादा युग्मक, नर युग्मक जो अलग अलग होते हैं, ऐसा हो सकता है कि जो नर युग्मक है और जो मादा युग्मक है उनमें खास अंतर ना हो, एक जैसे ही लगे, हो सकता है ये चीज एक जैसे लगे। लेकिन अगर हम इंसानों की बात करते हैं तो उसमें नर युग्मक जो है अलग टाइप का दिखता है, जो मादा युग्मक होता है वो अलग टाइप का दिखता है, यानी स्पर्म अलग टाइप का दिखेगा, जो ये ओवम है ये अलग टाइप का दिखेगा, है ना। लेकिन मान लीजिए कि अगर मान लीजिए जो बॉडी डिजाइन है वो सरल है ना, सरल संरचना वाला जीव है, तो उनमें जो अलग अलग प्रकार के जनन कोशिकाएं हैं, अलग अलग जो युग्मक है, नर युग्मक, मादा युग्मक, उनकी आकृति एवं आकार जो है वो एक जैसे हो सकते हैं, उनमें खास अंतर नहीं मिलेगा, या फिर वो एक जैसे हो सकते हैं। लेकिन शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता है। जैसे जैसे शारीरिक डिजाइन, बॉडी डिजाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, जटिल होता जाता है, जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती है, जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती है, खास होती चली जाती है जनन कोशिकाएं। एक जनन कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़ी होती है एवं उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है, जबकि दूसरी अपेक्षाकृत छोटी एवं अधिक गतिशील होती है। अब ध्यान देना इस बात को, अगर हम इंसानों की बात करते हैं, ये शुक्राणु है, ठीक, ये अंडाणु है, ठीक, ये क्या है? शुक्राणु है।
शुक्राणु जो है ये मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब क्या हुआ? गतिशील। मोशन मतलब गति होता है ना, मोशन। ये मोटाइल होता है और ये नॉन मोटाइल है। भाई छोटी चीजें ये स्मॉल है साइज में। अगर हम इसकी तुलना, इससे कंपेयर करें, अंडाणु से तुलना करें, तो इसके तुलना में जो है ये शुक्राणु बहुत ही सूक्ष्म है ना, बहुत ही सूक्ष्म है। साइज में छोटे हैं, आकृति में तो ये अलग अलग आपको दिख ही रहे हैं। इनके पास भाई पूंछ है ना। शुक्राणु के पास क्या है? पूंछ है। इसके पास पूंछ नहीं है। ये दिखने में अलग है, ये दिखने में अलग है। ये गतिशील है, ये गतिशील नहीं है। और याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि फूड किसमें स्टोर रहता है? फूड किसमें स्टोर रहता है? तो फूड स्टोर इसमें रहता है। भाई बहुत सारा खाना लेकर के ये जो एग सेल है ये कैसे चले? बहुत सारा खाना लेकर के ये एग सेल कैसे चले? तो इसमें खाना स्टोर होता है ओवम में, और ये नॉन मोटाइल है। तो यहां देखो आप, एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है, तो ये बड़ी जनन कोशिका ये है अंडाणु, और इसमें क्या है कि पर्याप्त भोजन स्टोर रहता है। जबकि दूसरी अपेक्षाकृत इसके तुलना में छोटी है, ये स्पर्म की बात की जा रही है, एवं अधिक गतिशील है, मोटाइल है। तभी तो योनि में स्पर्म को छोड़ा जाता है संभोग के दौरान, सेक्स के दौरान। योनि में इस शुक्राणु को छोड़ा जाता है, शुक्राणु बोलते हैं हम लोग हिंदी में, शुक्राणु को छोड़ा जाता है। और ये शुक्राणु जो है, क्योंकि ये गतिशील है, तो गति करते 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 है जो फैलोपियन ट्यूब में ये शुक्राणु पहुंच जाता है। ठीक, जहां पर ये ओवम जो है इंतजार करते रहता है कि निषेचन होगा, ये शुक्राणु आएगा। तो अब देखो, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। बता ही चुका हूं, ये नर युग्मक है, नर जनन कोशिका, ये मादा युग्मक है अंडाणु, है ना। इसे हम लोग हिंदी में अंडाणु बोलेंगे। ठीक, और इसे क्या बोलेंगे? शुक्राणु बोलेंगे। आप बोलेंगे सर आपने तो कहा था कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग पुष्पी पादप में लैंगिक जनन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लैंगिक जनन में क्या सब होता है वो सब हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो सब हम लोग पढ़ रहे हैं। आप ये चीज आप पुष्पी पादप में बोल सकते हो कि उसमें भी ये अंडाणु होता है ना, उसमें भी शुक्राणु होता है, वहां भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। ठीक, वहां भी जो शुक्राणु होगा गतिशील होगा, अंडाणु जो है गतिशील नहीं होगा। तो जो ये गतिशील है, जो ये गतिशील है, इसे हम लोग नर युग्मक बोलेंगे या फिर नर जनन कोशिका बोलेंगे। और जो जनन कोशिका जो है वो साइज में बड़ी है, उसमें फूड स्टोर है, उसे हम लोग मादा युग्मक बोलेंगे, फीमेल गैमीट बोलेंगे, है ना। नर युग्मक को हम लोग मेल गैमीट बोलते हैं और मादा युग्मक को फीमेल गैमीट बोलते हैं। युग्मक को हम लोग इंग्लिश में गैमीट बोलते हैं। ठीक, गैमीट। अगले कुछ अनुभागों में हम देखेंगे कि इन दो प्रकार के युग्मकों के सृजन की आवश्यकता ने नर एवं मादा वेष्टों में विभेद उत्पन्न किए हैं तथा कुछ जीवों में नर एवं मादा में शारीरिक अंतर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि इन दो प्रकार के युग्मकों के सृजन ने, ये जो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं, ठीक, ये जो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं, तो इनके बनने के कारण, इनको बनाना है इस कारण से क्या है कि नर एवं मादा में विभेद उत्पन्न किए हैं। ये जो अलग अलग युग्मक बनने की जो आवश्यकता होती है, इसके कारण जो है नर एवं मादा में जो है आपको अंतर देखने को मिलेगा, और ये अंतर इतना भी अधिक हो जाता है कि आंखों से दिखाई भी पड़ता है। तो ये चीज हम इंसानों में देखते हैं। भाई लड़की का बॉडी स्ट्रक्चर, लड़के का बॉडी स्ट्रक्चर, नर एवं मादा को आंखों से देख करके आप बता सकते हो कि यार ये नर है, ये मादा है। इतने ज्यादा अंतर जो है उनमें पाए जाते हैं। तो यही चीज आपसे कहा जा रहा है। कुछ जीवों में, तो कुछ जीवों में जो है हम इंसान भी आते हैं। अब आइए हम लोग पुष्पी पादप में लैंगिक जनन पढ़ते हैं। अब तक आपने समझा कि भाई लैंगिक जनन में क्या होता है। लैंगिक जनन में जो है खास तरह के जनन कोश, नर होते हैं, मादा होते हैं, है ना। नर जनन कोशिका होती है, मादा जनन कोशिका होती है। नर जनन कोशिका, मादा जनन कोशिका जब बनती है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है, डीएनए का अमाउंट आधा हो जाता है ना। नर जनन कोशिका को नर युग्मक बोलते हैं, मादा जनन कोशिका को मादा युग्मक बोलते हैं। नर जनन कोशिका जो है ये गतिशील होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। मादा जो युग्मक है या फिर मादा जनन कोशिका जो होती है वो साइज में जो है बड़ी होती है, उनमें फूड स्टोर होता है ना। ये सब चीज हम लोगों ने
अब तक पढ़ा है और पढ़ा कि जो लैंगिक जनन होता है उससे जो है विभिन्नताएं अधिक आती है। ये विभिन्नताएं जरूरी है किसी भी प्रजाति का अस्तित्व बना रहे इसके लिए। अब हम लोग पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ लेते हैं। एंजियोस्पर्म होते हैं। अगर हम पादप जगत को देखें तो उनमें जो है 5 भागों में देखने को मिलते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन 5 जो ये ग्रुप्स हैं, इसमें से जो एंजियोस्पर्म है जिसे हम लोग हिंदी में आवृत्ति बीजी बोलते हैं, केवल वही है जिसमें पुष्प आते हैं, जिनमें पुष्प आते हैं, जिनमें फल आते हैं। तो आवृत्ति बीजी एंजियोस्पर्म, इसी को हम लोग हिंदी में पुष्पी पादप बोलते हैं। एंजियोस्पर्म को हम लोग हिंदी में पुष्पी पादप बोलते हैं, वो पादप जिसमें पुष्प आते हैं, के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें जो जनन अंग होते हैं, जैसे हम इंसानों की बात करते हैं तो जनन अंग जो है पढ़ेंगे हम लोग अगले वाले पार्ट में। ठीक, पुष्पी पादप में जो जनन अंग है वो पुष्प में है, फूल में है। फूल देने वाले जो पादप होते हैं उनमें जनन अंग कहाँ होता है? फूल में होता है। आप पुष्प के विभिन्न भागों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। बाह्यदल, दल, पुंकेसर, आई थिंक प्रीवियस क्लास की बात की जा रही है, पढ़ चुके हैं। बाह्यदल, दल, बाह्यदल के बाद दल, ये बाह्यदल है ना। ये ग्रीन भी हो सकता है, बाह्यदल जो है ग्रीन भी हो सकता है, अगर ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस में हो सकता है। उसके बाद दल है, दल को पंखुड़ी बोलते हैं, रंगीन होते हैं, कीटों को अट्रैक्ट करने का काम जो है ये पंखुड़ी करती है, और वो कीट आवश्यक होते हैं परागण के लिए, पोलिनेशन के लिए। एवं स्त्री केसर, पुंकेसर एवं स्त्री केसर। देखो ये पुंकेसर है जिनके 2 भाग होते हैं, तंतु और परागकोश। ये है नर जनन अंग, नर जनन अंग। ठीक, स्त्री केसर ये है मादा जनन अंग। ये है मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कहा जा रहा है कि जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें जनन अंग जो है वो पुष्प में होते हैं। तो पुष्प में ही जनन अंग है। देखो ये पुंकेसर है जो कि मादा जनन अंग है, और ये स्त्री केसर है जो कि माफ करिएगा, ये पुंकेसर जो है नर जनन अंग है, और ये स्त्री केसर जो है मादा जनन अंग है। स्त्री केसर को हम लोग जो है अंडप भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, अंडप भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे कार्पल भी बोलते हैं। ठीक, कार्पल भी बोलते हैं। ये पूछा जाता है, कार्पल, अंडप, ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग पिस्टिल भी बोलते हैं। ये सब नाम है, पिस्टिल बोल दो, कार्पल बोल दो, हिंदी में अंडप बोल दो, स्त्री केसर बोल दो। पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग है जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं। पंखुड़ी एवं बाह्यदल के क्या कार्य हो सकते हैं? ये जो बाह्यदल है, जब पुष्प स्टार्टिंग में जब बड के रूप में होता है तो ये बाह्यदल उस बड को, कली को प्रोटेक्ट करने का काम जो है करता है, और मान लीजिए कि ये ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। अगर हम दल की बात करते हैं, है ना, पंखुड़ी की बात करते हैं, तो ये यूजुअली जो है रंगीन होते हैं, जो कीट पतंगों को आकर्षित करने का काम करते हैं। वो कीट पतंग आते हैं तो परागण जो है वो करवा सकते हैं, इसीलिए। ठीक, तो पुंकेसर एवं स्त्री केसर क्या है? पुष्प के जनन भाग है, ये याद रखिएगा। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। पपीते में जो पुष्प होता है और तरबूज का जो पुष्प होता है वो एक लिंगी होता है। मतलब एक फूल आप देखेंगे तो उसमें या तो नर जनन भाग होगा या फिर मादा जनन भाग होगा। भाई दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। जैसे आप यहां पर देखिए तो एक ही पुष्प के अंदर जो है मादा जनन भाग भी है और नर जनन भाग भी है। एक ही पुष्प के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो वही चीज आपसे कहा जा रहा है कि एक पुष्प है जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है और मेल सेक्स ऑर्गन भी है, दोनों है एक ही फ्लावर के अंदर। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। लेकिन पपीते के अंदर जो फूल आता है, तरबूज के अंदर जो फूल आता है, उसमें एक फूल के अंदर या तो आपको ये मेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा। दोनों एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कोई एक देखने को मिलेगा, इसलिए एकलिंगी फूल होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि भाई दोनों एक ही फूल के अंदर दोनों हैं तो उसे हम लोग उभयलिंगी पुष्प बोलेंगे। तो ये आप याद रखिएगा, गुड़हल और सरसों, ये गुड़हल है, ये गुड़हल है। इसमें देखो पुंकेसर और स्त्री केसर, नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक साथ पाए जाते हैं।
पुंकेसर नर जनन अंग है जो पराग कण बनाते हैं। ये देख लो, पुंकेसर के दो भाग हैं, तंतु और परागकोश। ये तंतु है, ये परागकोश है और ये तंतु है। इस परागकोश में जो है परागण बनता है। इस परागकोश में क्या बनता है? परागण बनता है। और इस परागण से आगे चल करके पराग नलिका बनेगा और उसमें शुक्राणु होगा। यानी बोल सकते हो कि जो शुक्राणु है इसी परागण नहीं, पराग कण बोलते हैं इसे, या फिर सिंपली पराग बोलते हैं। ठीक, ये क्या है? पराग है। बोल सकते हो कि जो शुक्राणु है इसी पराग के अंदर है। और ये जो पराग है ये सामान्यतः पीले हो सकते हैं। एक एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। पुंकेसर का एक भाग है परागकोश जो पराग का निर्माण करता है। ये पराग सामान्यतः पीले होते हैं और इसी में शुक्राणु होता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तब हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। पीला पाउडर लगता है, वही है पराग या फिर पराग कण। ठीक, सिंपली पराग भी बोलते हैं, पराग कण भी बोलते हैं। अंग्रेजी में हम लोग पोलेन बोलते हैं, है ना, पोलेन। ये आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है कि ये जो स्त्री केसर होता है जो कि मादा जनन अंग है, ये कहां होता है? तो पुष्प के केंद्र में होता है। पुष्प के केंद्र में होता है। ठीक, स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है, फूल के केंद्र में अवस्थित होता है। ये मादा जनन अंग है। इनके देखो 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे आधार पर आपको एक फूला हुआ भाग मिलता है जिसे हम लोग अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय है, ये अंडाशय है। अंडाशय में बीजांड होता है तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। ये अंडाशय है, फूला हुआ भाग सबसे नीचे, है ना, अंडाशय। और इसके भीतर क्या है? बीजांड होता है। और बीजांड में क्या होता है? ओवम, अंडाणु, है ना। एग सेल भी बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं, अंडाणु भी बोलते हैं। यहां ये अंडाणु की बात की जा रही है। ये कहां है? पुष्प के अंदर। अंडाशय के भीतर बीजांड और बीजांड के भीतर ये अंडाणु है, ये एग सेल है। पराग कण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक से संलयित हो जाता है। जो पराग कण है, ये पराग कोश जो है, इसमें क्या बना? पराग कण बना। ये पराग कण के अंदर क्या है? शुक्राणु है, शुक्राणु है ना, नर युग्मक है। यह शुक्राणु कहां पहुंचता है? इस अंडाशय के भीतर बीजांड है। इस अंडाशय के भीतर बीजांड है जिसे हम लोग ओव्यूल बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। अंडाशय को हम लोग ओवरी बोलते हैं। ये बीजांड है और इस बीजांड के भीतर क्या है? ओवम है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अंडाणु बोलेंगे। अंडाणु क्या है? मादा युग्मक है। समझ में आ रहा है ना। ये परागकोश है जो कि पुंकेसर का भाग है। इसमें परागकण बनेगा। इसमें क्या है? शुक्राणु है। ये अंडाशय है। अंडाशय के भीतर बीजांड होता है और बीजांड के भीतर जो है अंडाणु होता है यानी कि मादा युग्मक। निषेचन में क्या होता है? लैंगिक जनन में क्या होता है कि ये शुक्राणु पहुंचता है इस अंडाणु के पास और ये फ्यूज करते हैं। इनमें निषेचन होता है, संलयन होता है। यही चीज आपसे कहा जा रहा है। अंड कोशिका का मतलब यही एग सेल, अंडाणु। जनन कोशिकाओं के इस युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। बात ही कर चुके हैं हम लोग। शुक्राणु और अंडाणु जब ये आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या होता है? एक युग्मनज बनता है। ये एक कोश के भ्रूण है, एक कोश के भ्रूण है। फिर इनमें जो है बार बार समसूत्री विभाजन होगा तो जो है एक नया जीव उत्पन्न होगा। अगर हम पौधे की बात करते हैं तो एक नया पौधा जो है विकसित होगा। अतः पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। अब देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो परागकण है इसमें शुक्राणु है, ये जो बीजांड है इसके भीतर अंडाणु है। इनके बीच में संलयन होगा, युग्मनज बनेगा, नया पौधा बनेगा। लेकिन ये शुक्राणु अंडाणु में आएगा कैसे? ये शुक्राणु जो है इसमें ये जो परागकोश है इसमें परागकण है, उसमें शुक्राणु है और यहां पर बीजांड है। तो ये यहां तक आएगा कैसे? ये तो समझ में आ गया कि निषेचन होगा, मिलेंगे, निषेचन होगा, नया पौधा बन जाएगा। लेकिन ये यहां तक आएगा कैसे? पहले ये तो बताइए। वही चीज हम लोग आप देखते हैं कि पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक। अच्छा, ये देख लो पार्ट्स। ये अंडाशय है,
ये वर्तिका है, ये बीच वाला भाग वर्तिका है, और सबसे ऊपर जो है ये वर्तिकाग्र है। ये थोड़ा चिपचिपा होता है। चिपचिपा इसलिए होता है ताकि ये जो परागकण है जब यहां पर आए तो ये चिपक जाए, इससे ये चिपचिपा होता है। ठीक, स्त्री केसर के 3 भाग, सबसे नीचे अंडाशय, उसके बाद वर्तिका और सबसे ऊपर वर्तिकाग्र। ठीक, और पुंकेसर के 2 भाग, परागकोश और तंतु, लेकिन परागकण का निर्माण जो है इसमें परागकोश में होता है। राइट, इसे हम लोग इंग्लिश में एंथर बोलते हैं। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागन कहलाता है, परंतु एक पुष्प के परागन दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागन कहते हैं। जैसे ये पुष्प देखो, एक ही पुष्प के अंदर जो है पुंकेसर भी है, स्त्री केसर भी है, यानी एक ही पुष्प के अंदर आपको परागकण भी मिलेगा और उसी वाले पुष्प के अंदर जो है आपको ये अंडाशय, बीजांड सब मिल जाएगा। तो ये एक ही पुष्प के अंदर ये परागकण जो है अगर यहां पर लैंड कर जाता है वर्तिकाग्र पे तो बस इसी प्रोसेस को हम लोग परागन बोलते हैं, क्योंकि एक ही पुष्प के अंदर ये सब हो रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपरागन बोलेंगे। भाई खुद में हो गया, एक ही पुष्प में हो गया। लेकिन मान लीजिए कि 2 अलग अलग पुष्प है, 2 अलग अलग पुष्प है, जैसे मान लीजिए कि पपीता का पुष्प है, तो पपीता का 2 पुष्प है, 2 फूल है, 2 अलग अलग फूल है। एक जो फूल है उसमें नर जनन भाग है, एक जो फूल है उसमें मादा जनन भाग है। नर जनन भाग में क्या बनेगा, परागकण बनेगा, उसका स्थानांतरण जो है मादा वाले पुष्प पे हो जाएगा, वर्तिकाग्र पे, उसके वर्तिकाग्र पे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परपरागन बोलेंगे। यही चीज आपसे कहा गया है। स्वपरागन मतलब एक ही पुष्प के अंदर परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। परपरागन मतलब इसे हम लोग इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो अलग अलग पुष्प में अगर स्थानांतरण हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परपरागन बोलेंगे। कहां से कहां, परागन में कहां से कहां स्थानांतरण होता है, तो ये परागकण जो है परागकोश से स्थानांतरित होता है, किसमें, इस वर्तिकाग्र पे स्थानांतरित होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग परागन बोलते हैं। एक ही पुष्प में हुआ तो स्वपरागन, अलग अलग पुष्प में हुआ तो परपरागन। अब ये जो स्थानांतरण है, ये जो स्थानांतरण है परागकण का, यहां पर ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। हो सकता है हवा से उड़ करके चला जाए, हो सकता है जल से चला जाए, हो सकता है कि कोई प्राणी लेकर के चला जाए। मान लीजिए मधुमक्खी जो है आकर के, या फिर मक्खी है, कोई भी कीट है, मान लीजिए कि इस परागकोश पे आकर के बैठ गया तो उसके बॉडी से चिपक जाएगा ना ये परागकण, जो पीले रंग का पाउडर होता है, चिपक जाएगा। फिर वही जो कीट पतंग है आकर के इस वर्तिकाग्र पे आकर के बैठ जाए तो हो गया स्थानांतरण। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, परागन बोल देंगे। ठीक, तो जो स्थानांतरण है परागकणों का वो वायु, जल, प्राणी द्वारा हो सकता है। परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात अब जो परागकण है, ये देख लो, पहले पार्ट्स देख लो। यहां पर ये पूरा आपको दिखाया गया है, ये पूरा आपको दिखाया गया है क्या, स्त्री केसर को। स्त्री केसर को ये नीचे उभरा हुआ भाग अंडाशय है जिसके भीतर बीजांड है, और बीजांड के भीतर ये मादा युग्मक है, सेक्स सेल है। ये बीच का ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्तिका बोलेंगे। और सबसे टॉप पे ये जो पार्ट है इसे हम लोग वर्तिकाग्र बोलेंगे। तो पुंकेसर से परागकणों का स्थानांतरण जो है यहां पर हो चुका है, इस वर्तिकाग्र पर हो चुका है, मतलब कि अब जो है पॉलिनेशन हो चुका है। तो जब पॉलिनेशन हो जाता है, ये सब क्यों हो रहा है, शुक्राणु को इस अंडाणु तक पहुंचाने के लिए जो नर युग्मक है, इस मादा युग्मक, नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए। तो पहले पॉलिनेशन होता है और तब जाकर के जो है फर्टिलाइजेशन होता है। पहले परागन होता है और तब जाकर के निषेचन होता है। पहले परागन होगा, सिंपली स्थानांतरण परागकण का, और तब जाकर के जो है निषेचन होगा। ठीक, तो अब देखो क्या होता है भाई, परागकण जो है वर्तिकाग्र पे आ चुका है। अब पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। ये अपने आप में एग्जाम्पल किसका है, रसायन अनुवर्ती गति का एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा था, है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। जब ये परागण आता है तो यहां से एक पराग नलिका विकसित होती है, जो कहां तक जाती है, अंडाशय के भीतर जो बीजांड होता है ना, वहां तक वो नलिका जाती है। ये पॉलन ट्यूब है, आपको दिख रहा है, ये पॉलन ट्यूब है। ये पॉलन ट्यूब है जो अंडाशय के भीतर जो बीजांड है उस बीजांड तक जाता है। ट्यूब है, जैसे मान लीजिए ये ट्यूब है, इस ट्यूब के ही अंदर शुक्राणु है, नर युग्मक यानी कि स्पर्म। ठीक, और ये क्या है, एग।
तो इस ट्यूब के अंदर शुक्राणु देख रहे हो क्या सब हो रहा है भाई, पूरा ट्यूब बनता है, बीजांड तक जाता है उस, ताकि उसके अंदर जो शुक्राणु है वो पहुंच पाए। तो पराग कणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए पराग कण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से ये बीच वाला जो पोर्शन है यहां से होते हुए बीजांड तक वो नलिका जो है पहुंचती है। ठीक, बीजांड में क्या है, स्पर्म है। अब क्या होगा, ये स्पर्म जो है इस एग सेल के पास पहुंच जाएगा, निषेचन हो जाएगा। निषेचन के बाद युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। जब निषेचन हो जाता है तो अंडाशय के भीतर जो बीजांड है, अंडाशय के भीतर जो बीजांड है ये बीज बन जाएगा। और इस बीज में क्या है, भ्रूण है। भ्रूण से ही तना विकसित होगा, जड़ विकसित होगी और एक नया पादप बनेगा। इस बीजांड के अंदर क्या है भाई, भ्रूण है। ठीक, और ये जो अंडाशय है ये फल बन जाएगा। ये सवाल तो एग्जाम में अनगिनत बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में, कि निषेचन के बाद बीजांड क्या हो जाता है, तो बीज बन जाता है। अंडाशय क्या होता है, तो वो फल बन जाता है। फल के भीतर आप बीज देखते हो ना, इसलिए देखते हो कि अंडाशय के भीतर बीजांड होता है, इसलिए फल के भीतर बीज होता है। और बीज को हम लोग रोप देते हैं तो नया पौधा उगता है। क्यों? क्योंकि बीज के अंदर भ्रूण होता है। ठीक, बीजांड ये हो चुका है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर के फल बनाता है। इस अंतराल में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। तो अंडाशय का तो समझ में आ गया कि क्या होता है, बीजांड का समझ में आ गया। ये सारे पार्ट्स का क्या होता है, ये जो बाह्य दल है, इन सारे का क्या होता है, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, इन सब का क्या होता है, ये सब मुरझाकर गिर जाते हैं। जब तक ये अंडाशय विकसित होकर फल बनता है, बीजांड विकसित होकर के बीज बनता है, तब तक ये सब के सब जो है मुरझा करके खत्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक, क्या आपने कभी पुष्प के किसी भाग को फल के साथ अस्थायी रूप से जुड़े हुए देखा है? जो आप सेब खाते हैं भाई, वो भी तो फल है, लेकिन सेब जो है पूरी तरह से अंडाशय से विकसित फल नहीं है। सेब जो आप खाते हैं उसमें क्या होता है कि थैलमस भी होता है। थैलमस हम लोग पुष्पासन बोलते हैं। ये जो पार्ट आप देखते हो ना उभरा हुआ, इसे हम लोग थैलमस बोलते हैं। तो सेब जो आप खाते हो ना, वो एक सत्य फल नहीं है, है ना, वो एक असत्य फल है, फॉल्स फ्रूट है। क्योंकि उसमें अंडाशय के साथ साथ जो है ये थैलमस भी पार्ट होता है, थैलमस का भी पार्ट होता है। तो यही चीज आपसे कहा गया है, क्या आपने कभी पुष्प के किसी भाग को फल के साथ अस्थायी रूप से जुड़े हुए देखा है? तो ये चीज सेब में होता है। सेब में अंडाशय, केवल अंडाशय नहीं है जो फल बनाया है, उसमें पुष्पासन भी होता है जो फल के रूप में आप खाते हैं। सोचिए, बीजों के बनने से पौधे को क्या लाभ है? बीज में भावी पौधा है, यानी भविष्य में उगने वाला पौधा है, अथवा भ्रूण होता है। बता ही चुका हूं, भ्रूण होता है। और भ्रूण में क्या है, भावी पौधा है। भ्रूण अपने आप में भावी पौधा है, भ्रूण में नहीं, भ्रूण अपने आप में भावी पौधा है। भाई भ्रूण ही तो होता है पहले, तब जाकर के वो और ज्यादा डेवलप करता है और एक विकसित जीव बनता है। तो भ्रूण अपने आप में भावी पौधा है, भविष्य में उगने वाला पौधा है। तो सबसे पहले वो जो भावी पौधा है वो नवोद्भिद बनेगा, एक नन्हा पादप बनेगा। ठीक, फिर विकसित होकर के जो है एक नया प्लांट बनेगा। आपसे कहा जा रहा है कि बीज में जो ये भ्रूण होता है उपयुक्त परिस्थिति में नवोद्भिद में विकसित होता है। इस प्रक्रम को अंकुरन कहते हैं। बीज का अंकुरन, सीड जर्मिनेशन आपने पढ़ा है। तो सीड जर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ? सीड जर्मिनेशन का मतलब यही हुआ कि जो बीज है जिसको हमने रोप दिया है उस बीज में भ्रूण है, भावी पौधा है, भविष्य में पौधा बनेगा वहां से। तो पहली बार जो है एक नन्हा सा पादप बनता है, उससे हम लोग सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दिया गया है इस एक्टिविटी 8.7 में। ये चीज आपने किया भी होगा, बीज को अंकुरित आपने करवाया होगा खाने के लिए। चने के कुछ बीज को एक रात तक जल में भिगो दीजिए, अधिक जल को फेंक दीजिए तथा भीगे हुए बीजों को गीले कपड़े से ढककर एक दिन के लिए रखिए। ध्यान रहे कि बीज सूखे नहीं। बीजों को सावधानी से खोलकर उसके विभिन्न भागों का परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण की तुलना से क्या आप सभी भागों को पहचान सकते हैं? बीज को अंकुरित होते हुए आपने देखा भी होगा, चने वगैरह को गीला कपड़ा में रख करके
हम लोग मॉर्निंग में देखते हैं कि उसमें जो है अंकुरन हुआ है, ये चीज हम देखते भी हैं। तो यहां पर देखो आपसे पूछा जाता है बीज के भाई कितने भाग होते हैं, तो बीज के 3 भाग होते हैं। बीज पत्र होता है, देखो ये चना का है ना, ये भाग ऐसे ऐसे चना है, इसको खोल करके आपको दिखाया गया है। ये बीज पत्र है, ये बीज पत्र है, ये बीज पत्र है। इसमें क्या होता है, इसमें खाना होता है। भाई खाना किस लिए होता है, ताकि ये भ्रूण है, अभी फोटोसिंथेसिस थोड़ी हो रहा है, लेकिन भ्रूण को विकसित होने के लिए खाना तो चाहिए ना, भ्रूण को विकसित होने के लिए खाना तो चाहिए। ठीक, तो इस बीज पत्र में जो है ये खाना स्टोर होता है। ये प्रांकुर है जिससे तना विकसित होगा, ये मूलांकुर है जिससे जड़ विकसित होगी। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है कि बीज के कौन कौन से भाग होते हैं, तो आप बोलेंगे बीज पत्र होता है। बीज पत्र का काम है खाना को स्टोर करना, इसमें खाना स्टोर होता है ना, इस भ्रूण के लिए। उसके बाद प्रांकुर होता है, ठीक, ये प्रांकुर होता है, इससे जो है तना विकसित होगा। और उसके बाद तीसरा भाग क्या होता है, मूलांकुर, इससे जो है मूल विकसित होगी, मूलांकुर से मूल विकसित होगी, है ना। कॉटिलीडन बोलते हैं इंग्लिश में, इससे हम लोग प्लेम्यूल बोलते हैं, और इसे हम लोग रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल से रूट विकसित होती है। ये पार्ट 3 हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। तो पुष्पी पादप में लैंगिक जनन को हम लोगों ने आज कवर किया है, और अगले वाले वीडियो में हम लोग मानव प्रजनन तंत्र को देखेंगे पार्ट 4 में, और पार्ट 5 में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।